जानते हैं। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि करनाल के संत बाबा राम सिंह ने खुदकुशी की है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर पर खुद को गोली मार ली है बाबा राम सिंह ने। संत बाबा राम सिंह ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है। किसानों की हालतें जार से गहरे दुख की वजह सुसाइड नोट में बताई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि करनाल के संत बाबा राम सिंह ने खुदकुशी की है। सिंघू बॉर्डर पर खुद को बाबा राम सिंह ने गोली मार ली है और बाकायदा सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है। इस सुसाइड नोट में किसानों की हड़ताल, किसानों की हालतें जार, इस सुसाइड की वजह बताई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि करनाल के संत बाबा राम सिंह ने खुदकुशी की है सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर पिछले 21 दिनों से लगातार किसान एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी जगह पर अपने रिवॉल्वर से गोली मार ली है और सुसाइड नोट भी छोड़ा गया। इस पर बातचीत करने के लिए सीधे हम अपने नुमाइंदे का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कुछ ये मामला है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर की बात करें तो पिछले दिनों तकरीबन 21 दिनों से लगातार वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए, इस वक्त में अबू हुरैरा जी जिस तरह से बकायदा खबर आ रही है, निश्चित तौर पे ये काफी दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। क्योंकि जब अगर कोई भी किसान आत्महत्या करता है तो निश्चित तौर पे वो मामला साधारण नहीं हो सकता है। हालांकि मामले पर दिल्ली पुलिस के द्वारा स्पष्ट तौर पे यह भी नहीं बताया गया है कि ये सिंघू बॉर्डर पे हुआ है या कुंडली बॉर्डर पे। और जिस तरह से, लेकिन जिस तरह से बकायदा इस किसान ने अपने आप को सुसाइड किया है, तो इस मामले में ये जानकारी मिली कि ये 65 साल इनकी उम्र है और इनका नाम जो है बाबा राम सिंह है और ये नानकसर सिंगरा पंजाब का रहने वाला है। और आत्महत्या करने से पहले एक खत लिखा और सुसाइड नोट लिखने के बाद उसके बाद उसने सुसाइड किया है। और उसके बाद जिस तरह से गोली मारा, गोली मारने के बाद इनको पास के ही पार्क अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके बाद जहां पर उनके इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। और ये जो बकायदा मामला आया है, तो इस मामले में बकायदा अभी किसान जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल शंकर आनंद, क्योंकि पिछले 21 दिनों से किसान डटे हुए अपनी मांगों को लेकर काले कानून को वापस लेने तक उन्होंने कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इससे पहले तकरीबन 10 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट में। और उसके बाद अब जिस तरह से बाबा राम सिंह ने सुसाइड किया और उसकी वजह किसानों का दुख और दर्द बताया जा रहा है, इससे तो इस प्रोटेस्ट में और तेजी आ जाएगी। निश्चित तौर पे देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले भी देखा गया था कि कुछ किसान भाइयों की जो मौत की जो वजह रही वो ठंड की वजह से हुई कि वो ठंड में यहाँ पे रहे हैं और जिस तरह से ट्रॉली में रह करके अपने आप को यहाँ रखे हुए हैं, तो उसकी वजह जो है मौत हुई, किसी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई। तो जो पूरा का पूरा मसला ये है कि ये किसान अब यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है और उनका साफ तौर पे जिस तरह से एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से बकायदा उनका साफ तौर पे इस मामले पे कहना है कि जब तक तीनों कानून को वापस केंद्र सरकार नहीं लेती है तब तक वो मानने वाले हैं नहीं। लेकिन केंद्र सरकार इस मामले में लगातार कई जो है बातचीत कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि इस मामले का बीच का रास्ता निकाले और इस मामले पर किसानों का जो मसला है उसका जल्द से जल्द समाधान हो। लेकिन फिलहाल उस मसले का समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके चलते कहीं न कहीं एक फ्रस्ट्रेशन और ये। लेकिन शंकर आनंद, ये वाकया जो इंसिडेंट आज हुआ है, जो सुसाइड की जिस खबर आ रही है, इससे लग रहा है कि किसानों में अब बेचैनी बढ़ रही है। अब इसमें सरकार को कोई रास्ता निकालना होगा। निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले पर जो कुछ किसानों के साथ हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि ये मसला अब काफी आगे बढ़ चुका है और इस मामले पर जब तक इस मामले पर पूर्ण तौर पर समाधान यानी कि तीनों कानून को वापस नहीं ले जाएगा तब तक वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। और कहीं न कहीं किसान, बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो आपस में बातचीत कर रहे थे, जिनके साथ हम लोगों की बातचीत के दौरान में भी उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि वो अपने घर परिवार के सदस्यों को भी इस बात को कह के आए हैं कि अब अगर वो वापस आएंगे तो इस कानून को जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक वो नहीं आएंगे। और इस मामले पर अपने परिजनों से लगातार वो इस तरह की बातें उन्होंने कह के उसके बाद वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो जिस तरह से बकायदा एक किसान के आत्महत्या करने की खबर है, वो भी सर्विस अपने पिस्टल से जिस तरह से अपने आप को गोली मारा गया है और उसके बाद आत्महत्या कर लिया। और आत्महत्या करने से पहले जिस तरह से
एक सुसाइड नोट लिखा गया। उस सुसाइड नोट में इन तमाम मसलों का जिक्र है, और हालांकि जो सुसाइड नोट लिखा गया था वो पंजाबी भाषा में लिखा गया है, और वो सुसाइड नोट की कॉपी भी है। लेकिन तो जिस तरह से आप पुलिस का कहना है कि इस मामले पर अभी फिलहाल वो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, अभी कुछ भी कहना इस मामले में जल्दबाजी होगी, और इन तमाम मामलों पर जो भी चीजें हैं, चाहे संघू बॉर्डर हो या कुंडली बॉर्डर हो या दिल्ली से सटे हुए और दूसरे जो बॉर्डर हैं, वहां पर किसानों से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो करवाई जा रही है, और यहाँ पे कोशिश करवाया जा रहा है कि उन किसानों से संबंधित जो बुनियादी चीजें हैं, खास तौर पर जो ठंड में रहने के लिए और खान पान की जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था की जा रही है। और जो मसला है ये अब केंद्र सरकार के पाले में है, केंद्र सरकार इस मसले को कैसे देखती है, उस मामले पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि जिस तरह से बातचीत करने के लिए मसौदा तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये वाकया बता रहा है कि किसानों में अब बेचैनी बढ़ती जा रही है और सरकार को अब कुछ रास्ता निकालना होगा। तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए दायरा तंग हो रहा है। जी हां, यह दावा किया गया है साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट 2020 में। इस रिपोर्ट पे कहा गया है कि मौजूदा हालात और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के चलते हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए खतरनाक मुल्क बन गया है, जहां पिछले कुछ वर्षों में मुसलमानों पर तशद्दुद बढ़ा है और आजादी इजहार को खतरा लाहक हुआ है। इस रिपोर्ट में CAA और दफा 370 का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान में इख्तिदार की तब्दीली से सरकार के रवैये में भी बड़ा बदलाव आया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। डिबेट में बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब हैं, तर्जुमान हैं बीजेपी के। डॉक्टर विशाल मिश्रा है, RSS थिंकर है। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं, आप फाउंडर हैं इल्म हुनर तंजीम के। और मशकूर अहमद उस्मानी साहब हैं, कांग्रेस लीडर। तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले यासिर जिलानी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। यासिर जिलानी, जिस तरह से जो रिपोर्ट आई है साउथ एशिया माइनॉरिटीज की, उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान अब मुसलमानों के लिए महफूज नहीं है। बड़ा बदलाव हिंदुस्तान में देखा जा रहा है 2014 के बाद से। देखिए, मैं बिल्कुल इस रिपोर्ट को खारिज करता हूं और साउथ एशिया माइनॉरिटी क्या है इसको समझने की जरूरत है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कहां से इसकी वाबस्तगी है, कौन लोग इसमें काम करते हैं और किस तरीके से इन्होंने रिपोर्ट जारी करी है। दूसरी तरफ मैं हिंदुस्तान के हर सूबों में, चाहे वो कश्मीर हो या आसाम हो, जहां मुसलमानों की स्थिति इस वक्त दुनिया के कई सारे मुल्क, दुनिया के कई सारे इस्लामिक मुल्क जो इस्लाम के रूल एंड रेगुलेशन को मानते हुए अपनी अवधारणा तैयार करते हैं और अपने मुल्क को चलाते हैं, उससे भी बेहतरीन हालात मुसलमानों के हैं। कई सूबे ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सूबा होगा जहां की असेंबली में मुसलमान वहां का मेंबर नहीं है, हमारे पार्लियामेंट में मुसलमान सांसद नहीं है, हमारे यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है, जो सबसे बड़ा जिसको एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की सबसे बड़ी नौकरी कही जाती है, उसके थ्रू आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और तमाम दिगर अफसरान निकलते हैं, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत बेहतर है। और उसके बाद जो हमारा लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बना के हिंदुस्तानियों को दिया, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबको एक तराजू में तोला है, सबको एक ताकत दी है। ठीक है, मशकूर अहमद उस्मानी करते हुए ठीक है, तमाम धर्म के लोग। ठीक है यासिर जिलानी, मैं इसका जवाब मशकूर अहमद उस्मानी से ले लेता हूं। मशकूर, बीजेपी साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज जो रिपोर्ट है इसे सिरे से खारिज कर रही है, बोल रही है ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे अहम बात, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस अहम मौजू पर इस डिबेट को रखा। देखिए, मैं आपको आज से ठीक
ठीक कुछ महीने पहले लेके जाना चाहूंगा जी। बात है लगभग आपको अप्रैल 2020 की ही, अप्रैल और मई के दौरान की, जब एक रिपोर्ट आई थी, और वो रिपोर्ट कोई एशिया की रिपोर्ट नहीं थी, वो रिपोर्ट थी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट थी, जिसको हम USCIRF बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इसकी रिपोर्ट ने ये बताया कि हिंदुस्तान को, इंडिया को, भारत को जो है अब CPC में डाला जा रहा है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ऐसे मुल्क की गिनती में डाला जा रहा है जिस मुल्क की गिनती में ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब आता है, जहां पर दिगर दूसरे धर्म के लोगों को उनके धर्म को फॉलो करने की, पालन करने की आजादी पूरी तरह से नहीं दी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं दी जाती है, पूरी तरह से नहीं दी जाती है, और कहीं ना कहीं वहां की जो माइनॉरिटीज है वो डरते हैं। बात सिर्फ यहां मुसलमानों की नहीं है जी। बात यहां पर मुसलमानों की भी है, बात यहां पर हमारे सिख भाइयों की भी है, बात यहां पर हमारे पारसी भाइयों की भी है। क्योंकि ये USCIRF की रिपोर्ट सिर्फ मुस्लिम की रिपोर्ट नहीं थी, वो माइनॉरिटीज की रिपोर्ट थी। ये तो एशियन कंट्री वाला जो आपने बताया, ये मुसलमानों की खास तौर से रिपोर्ट है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में आई है, भाजपा की सरकार आई है, आपने देखा कि किस तरह से जानबूझकर एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी को, जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस देश का, उसको अलहदगी इख्तियार करवाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एक अलगाववाद की राजनीति पूरे देश में की जा रही है। ठीक है। मैं इसका रिएक्शन RSS से भी ले लेता हूं। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी यहाँ RSS थिंकर है। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, जिस तरह से बीजेपी इस रिपोर्ट को नकार रही है, सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन कांग्रेस कहती नहीं, ऐसा माहौल बन रहा है मुल्क में, RSS क्या कुछ सोचती है? क्योंकि मोहन भागवत जी खुद कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने खुशहाल मुसलमान हैं, पूरी दुनिया में इतने खुशहाल मुसलमान कहीं नहीं है। विशाल मिश्रा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? विशाल, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही। विशाल जी, साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी की जो रिपोर्ट आई है, बड़ी डरावनी लग रही है, खासतौर से मुसलमानों को लेकर जो रिपोर्ट आई है। लेकिन दूसरी तरफ RSS चीफ मोहन भागवत जी कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान से ज्यादा कहीं खुशहाल नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन यह रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। देखिए, मैं इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करता हूं। इस रिपोर्ट में मुझे कहीं से भी लेस मात्र भी कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है, और ना ये सच्चाई है। एक्चुअली है क्या कि कुछ लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, वर्चस्ववादी ताकतें, जो वर्चस्ववादी सपने दिखाकर कट्टरपंथ के आधार पर अलगाववाद को भड़काने वाले स्वार्थी तथा ऐसे लोगों को आपस में रखकर हमारे भारतीय एकता को कहीं ना कहीं तोड़ने की ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये बताइए हमें कि आप अगर आंकड़ों को देखें, आप अगर तथ्यों को देखें, तो आप एक बात देखिए कि सरकार द्वारा क्या कोई ऐसी योजना है जो किसी विशेष वर्ग धर्म को अलग करती हो? आप किसी भी स्कीम की बात कर लीजिए, आप हमें ये बताइए कि हमारे यहाँ कितनी स्कीमें चल रही हैं। तालीम से तरक्की का तोहफा, देखिए, बात स्कीम की नहीं है आपकी। डॉक्टर विशाल, बात स्कीम की नहीं है। अगर बात आप तथ्यों की करते हैं तो आप मॉब लिंचिंग की भी बात कीजिए, आप लव जिहाद की भी बात कीजिए, आप CAA का जो इशू है सरकार का, उस पर भी बात कीजिए। देखिए, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि जो भारत की विविधता के मूल में स्थित शाश्वत है, उस एकता को तोड़ने का ये घृणित प्रयास है। कभी हमारे तथाकथित अल्पसंख्यक को झूठे सपने दिखाकर, कभी हमारे अनुसूचित जाति जनजातियों जिस तरह से मॉब लिंचिंग की बातें बताकर पूरे देश भर में बढ़ी है, कुछ भी नहीं है। हमारे भारत की विविधता के मूल में शाश्वत सत्य की एक एकता है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और हम आपको बता दें, इस देश और समाज को तोड़ने के इच्छुक लोग हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। बिहार के लोग क्या है ना, आप देखिए ना, शब्दों का गलत तरीके से इस्तेमाल करके अनाप शनाप बयानबाजी की जाती है। ऐसे में हमको सतर्क रहकर एक समन्वय की भावना को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है विशाल जी, बात हो गई, मशकूर। ठीक है, बात हो गई विशाल जी, बात हो गई, मशकूर। मैं जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं सबको मैं बता दूं कि एक एक करके बात कर लीजिए, क्योंकि
टेक्निकल प्रॉब्लम भी बीच बीच में होती है, अगर कोई दूसरा बोलता है तो पहले की आवाज समझ में नहीं आती है, इस वजह से वन बाय वन अपनी बात रखिए। मैं मशकूर आपके पास आऊंगा, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब भी इंतजार कर रहे हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी की जो रिपोर्ट है, अब सवाल यह उठ रहा है कि बीजेपी आरएसएस उसे सिरे से खारिज कर रहे हैं, और हम भी यही मानते हैं कि हम इस मुल्क में रहते हैं और सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन सवाल मुफ्ती साहब यह उठ रहा है कि अगर इस तरह की रिपोर्ट आई है तो कुछ तो इसकी बुनियाद होगी, कुछ तो वजह होगी जो यह रिपोर्ट तैयार की गई। देखिए अबू हुरैरा साहब, बात बहुत सेंसिटिव है, लेकिन हमें इस बात को बहुत समझना और देखना होगा, क्योंकि आपके व्यूअर जितने हैं बहुत संजीदगी से आपको सुनते हैं और आपके तमाम पैनलिस्ट को भी सुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी भी बातें कम से कम संजीदगी से सुनी जाए। हिंदुस्तान के ऊपर साउथ एशिया ने जो रिपोर्टें पेश करने की कोशिश की है, ये किसी और के इशारे पर की जा रही है। हमारा मुल्क बहुत तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और तरक्की की जानिब गामजन है। हम सबसे हटकर इस बात को देखना होगा कि हमारी इस तरक्की का राज जहाँ पिन्हा है वो हमारी एकता में है, और हमारी इस एकता को तोड़ने के लिए बड़ी ताकतें इस बात को समझती हैं कि हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ने से रोका जा सकता है तो वो सबसे पहली वजह होगी कि उनकी एकता और उनकी अखंडता को तोड़ी जाए। अगर हमारी एकता अखंडता को तोड़ा ना जाएगा, प्रोपेगेंडे के तहत अगर हमें बदनाम नहीं किया जाएगा, तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे की तरफ देख रहे हैं। हम ऐसी चीजों को और ऐसी 100 रिपोर्टों को जूते की नोक पे रखते हैं एज अ मुल्क हिंदुस्तान, क्योंकि मुल्क हमारा बहुत खूबसूरत है और बहुत मजबूत है, और हमें ऐसी छोटी मोटी इनके बयानबाजियों से, उनके स्टेटमेंट से और माइनॉरिटी के साउथ एशिया की या किसी इंटरनेशनल को किसी भाव में रखते नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी और किसी को की परवाह नहीं करते। अब वो सब दूसरा पहलू ये है कि मुसलमान तकलीफ में है या हिंदुस्तान तकलीफ में है। पूरी दुनिया में चीन में मुसलमान तकलीफ में है तो चीन के मुसलमानों की तकलीफ साउथ एशिया वालों को दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे ममालिक में मुसलमान तकलीफ में, वहां के लोगों को तकलीफें उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। अगर देखनी है तो पूरी दुनिया के उन तमाम लोगों की तकलीफें दिखाई देखनी चाहिए। सिर्फ मुसलमानों का कंधे पर बंदूक रख करके पूरी दुनिया में बदगोली चलाना ये बहुत ही बेजा है, बहुत ही नुकसानदेह है। सिर्फ हमें मजलूम ठहरा करके हमारे नाम के साथ खेला जाता है, हमें मजलूम बता करके दुनिया में हमारे नाम के साथ लोग सौदा करते हैं। हम इस सौदे को एक की मुखालफत करते आए हैं और करते रहेंगे। एक बात हमेशा मजबूती के साथ रखना होगा कि हम इस मुल्क में हैं और हमारी मुल्क की कम्युनिटी, जैसे सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी हम उसे मानेंगे, महमूदुर रहमान कमेटी जो रिपोर्ट दी हम उन्हें मानेंगे। ठीक है, हम तकलीफ में हैं, हम इसे सुधारने के लिए अकबर कोशिश कर रहे हैं और उससे उबर कर आने की भी कोशिश कर रहे हैं, उबर कर भी जाएंगे, लेकिन हम दुनिया की दूसरी रिपोर्टों को ताक पर रखते हैं और इस बात को दोहरा देना चाहते हैं कि ऐसे 1000 रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उसे ताक पर रख देंगे, बल्कि हम अपने बहूत के लिए, अपने फलाह के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमेशा काम करते आए और काम करते रहेंगे। और ये मैसेज बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात मुफ्ती साहब आपने कही। मैं यासिर जिलानी आपके पास आना चाहूंगा। यासिर जिलानी, यही सवाल जो मैंने मुफ्ती साहब से किया था कि अगर ये रिपोर्ट साउथ एशिया की आई है तो इसकी कुछ तो बुनियाद होगी, और इस रिपोर्ट को लेकर आखिर सरकार ने क्या जवाब दिया है, सरकार इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कह रही है, और अगर इसमें कुछ बुनियाद है, थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो इसके लिए सरकार क्या क्या करेगी, इस धब्बे को आखिर धुला कैसे जाए? देखिए, मैंने आपको एक लफ्ज में पहले ही कहा कि इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं, इसलिए खारिज करने की बात कही है अबू हुरैरा साहब। ये बड़ी संजीदगी भरा आपने विषय आज यासिर जिलानी, आप रिपोर्ट को तो खारिज कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए, आपने बात सरकार की सरकार पर सवाल नहीं उठता है, सवाल वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी नहीं उठता है। वो खुद चाहे मॉब लिंचिंग की बात कर लें, किसी भी इशू की बात कर लें, उस पर सवाल खड़ा किया है। वजीर आजम साहब ने खुद कहा है कि मॉब लिंचिंग, इस तरह के वाकयात रुकने चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि जो लोग नीचे के लोग हैं, जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वही लोग जब हार माला पहनाते हैं, जो लोग मॉब लिंचिंग के मुल्जिम होते हैं, तो सवाल खड़ा होता है। यासिर जिलानी, अबू हुरैरा साहब, कोई भी इस तरह का मसला जब भी आया हिंदुस्तान में जिसमें अपराध मुलविस रहा है, तो उस अपराधी को अगर किसी ने उसकी महिमा मंडप करने की कोशिश करी, उसकी तारीफ करी, तो शीर्ष नेतृत्व, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आप समझने की कोशिश करी या सरकार, उसको उन्होंने हमेशा खंडन किया है और अपराधियों को जेल भेजा है, चाहे जो भी केस आप उठा के देख लें। हमारे जो मित्र हैं कांग्रेस के पैनलिस्ट जो हमारे साथ हैं, उन्होंने उनका जो मानक मापदंड है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है और टिकट क्यों नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी, तो अगर मुसलमानों को दबाया जाता तो इनसे पूछिए कि कांग्रेस ने तो इनको एज ए मुसलमान टिकट दे दिया और ये चुनाव लड़े एक सीट से।
तो कहां मुसलमानों को दबाया जा रहा है? ये तो खुद चुनाव लड़े हैं, जो संविधान का एक तरीका है, और इनकी पार्टी ने इनको टिकट दिया। अगर मुसलमानों को दबाया जाता, मुसलमानों को नीचे गिराया जाता, तो ये इनके साथ खुद नहीं कांग्रेस होता। पार्टी ये सोची समझी कांग्रेस से जो इस राष्ट्र की धरोहर है, जिसने इस मुल्क को आजाद कराया, उससे चुनाव लड़ा हूं। आपको मालूम नहीं, आपको बताता चलूं। और एक और बात, आप कह रहे हैं कि आप इस रिपोर्ट को ताक पर रखेंगे, मौलाना साहब कह रहे हैं इस रिपोर्ट को ताक पर रखेंगे। मैं कहता हूं कि आप चाहें तो इस रिपोर्ट को ताक पर रखें और चाहें तो इसको संदूक में संजो कर रखें। मुझे इस बात से कतई मतलब नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है कि मेरे मुल्क के अंदर अगर किसी भी माइनॉरिटीज के साथ अगर सही बर्ताव नहीं किया गया है, अभी इस तरह की रिपोर्ट आई है। कभी अंतरराष्ट्रीय संगठन इस तरह की बात कर रहे हैं। भारत हम नहीं चाहते। ठीक है, हमारे मुल्क में ठीक है, यासिर गिलानी बात हो गई, यासिर गिलानी बात हो गई। मशकूर मेरे ख्याल से अगर कुछ रिएक्शन हो तो आप जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। मैं विशाल जी आ रहा हूं, विशाल जी मैं आ रहा हूं। मशकूर जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। के लिए यह जरूरी होता है कि सरकार सही कदम उठाए। ठीक है, मैं डॉक्टर विशाल आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर विशाल, इस रिपोर्ट पर तो सवाल उठना चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर मुसलमानों को लेकर इस तरह का बयान, इस तरह का दावा इस रिपोर्ट में किया गया है, तो इस रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए, सरकार को भी इस पर कदम उठाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में डॉक्टर विशाल, सरकार की कहनी और कथनी में फर्क है जिसकी वजह से इस तरह की रिपोर्ट आती है? अरे स्पष्ट कर दूं कि भारत की जो विविधता है उसके मूल में हमारी शाश्वत एकता है। उसको तोड़ने का ये घृणित प्रयास हमारे तथाकथित कभी अल्पसंख्यक भाइयों के नाम पर, कभी अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों को झूठे सपने दिखाकर तथा कपोल कल्पित द्वेष की बातें बताकर चल रहा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसी घोषणाएं करने वाले लोग इस षड्यंत्रकारी मंडली में शामिल हैं, उसका नेतृत्व भी करते हैं। राजनीतिक स्वार्थ, कट्टरपन, अलगाववाद की भावना, भारत के प्रति शत्रुता तथा जागतिक वर्चस्व की महत्वाकांक्षा, इन सब का एक अजीब सा सम्मिश्रण भारत की राष्ट्रीय एकात्मता के विरुद्ध कार्य कर रहा है। यह समझकर हमें धैर्य से काम लेना होगा। भड़काने वालों के अधीन न होते हुए संविधान नहीं, तो भड़काने वाले हैं कौन? डॉक्टर विशाल, ये भड़काने वाले हैं कौन? कौन लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाह रहे हैं? कौन लोग हैं जिन्हें इत्तेहाद और एकता पर भरोसा नहीं है? कौन लोग हैं ये लोग? भड़काने वाले वो लोग हैं मान्यवर जो हमारे विकास से डरते हैं, जो ये नहीं चाहते कि भारत को अपना वही स्थान मिल सके। भड़काने वाले लोग वो हैं जो स्वार्थपरक राजनीति के तहत काम कर रहे हैं। भड़काने वाले वो लोग हैं जो राजनीतिक अवसरवाद की तलाश में रहते हैं। ये सब जगह पाए जाते हैं। इसीलिए आपको याद होगा कि इस आपसी जो समन्वय है ना, समन्वय से ये अविश्वास। ठीक है, मैं मशकूर उस्मानी आपके पास आऊंगा, लेकिन मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, मैं आपसे एक सवाल लेना चाह रहा हूं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, 2014 के बाद से 2002 जैसा, गुजरात जैसा दंगा तो मुल्क में नहीं हुआ, लेकिन क्या आपको नहीं यह महसूस होता है कि मुसलमानों में एक बेचैनी है? और यह रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं उसी चीज को बता रही है। अबू हुरैरा साहब, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि सिर्फ मुसलमानों में ही बेचैनी नहीं है, हर एक जाति में बेचैनी पाई जा रही है मुल्क के अंदर में। कई एक समुदाय है जो बहुत बेचैन है मुल्क के अंदर में। लेकिन इस बात को हमें समझना पड़ेगा, ये हमारा इंटरनल मसला हो सकता है कि हम आपस में बेचैन रहें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने एक बात और कही है कि यकीनन मुल्क के अंदर में बहुत सारे मामला हुए जिसमें मॉब लिंचिंग भी हुई, घटनाएं भी बहुत, मुसलमानों को जोदोकोब भी किया गया, लेकिन ये हमारा इंटरनल मसला था और है और रहेगा। हम इसे आपस में लड़ेंगे भी, भिड़ेंगे भी और आपस के इत्तेहाद और इत्तेफाक पर बात भी करते रहेंगे। और जो भी कोई सरकार होती है तो सरकार से तबादला ख्यालात भी किए जाते हैं और हम उससे कभी राजी होते हैं, कभी नाराज भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद डेमोक्रेसी की ताकत को बढ़ाते हुए हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बाज ममालिक, दूसरे ममालिक अगर हम पर उंगलियां उठाएंगे तो हम उस उंगलियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बात तो मुस्तहकम होनी चाहिए, उस्मानी साहब भी इस बात से शायद इत्तेफाक रखेंगे। बात जहां तक दूसरे मुल्क की है तो दूसरे मुल्क जब पर हम पर उंगलियां उठाएंगे हम दूसरे मुल्कों का जवाब देना जानते हैं। लेकिन बात सिर्फ माइनॉरिटी और मुसलमान और माइनॉरिटी का इस्तेमाल कब तक हम बर्दाश्त करते रहें? क्या हमें ये नहीं लगता कि हमारा इस्तेमाल होता है, हमारे नामों का इस्तेमाल होता है, फिर हमें हमारा इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि हम मजबूत करार दी जाती है। ठीक है, मशकूर उस्मानी, क्या वाकई में इस तरह की जो रिपोर्टें बनती हैं, इस तरह की जो रिपोर्टें आती हैं, वो अकलियतों के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश भी की जाती है?
देखिए हुरैरा भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी रिपोर्ट बनती है उसका कोई आधार होता है। बिल्कुल आधार रहित कोई काम नहीं होता, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन आधार रहित काम नहीं करती है। मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारे देश के अंदर जो हो रहा है हम उसको आपस में बैठ के सुलझा लेंगे, वो सही बात है, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा हो क्या रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए ना कि जिसपे अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसको संज्ञान दे, उसके ऊपर रिपोर्ट करे। मुझे भी बुरा लगता है भाई, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सदस्य हूँ, मुझे बुरा लगता है। जब हमारी पार्टी सत्ता में थी तो इस तरह की चीजें नहीं होती थी। जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद आज पाकिस्तान में आप दिखा देता है, आज कांग्रेस स्टेशन हुआ, कोई एक बैठी हुई संगठन आती है कि आपके मुल्क में सही नहीं हो रहा, मारा गया। आखिर जो जिस प्रधानमंत्री को हम कहते हैं कि सशक्त प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर कांग्रेस प्रधानमंत्री मौन है, किसान बिहार में भागलपुर यूपी में मलियाना जैसे दंगे हुए, आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तो 10,000 दंगे हुए, आपकी पार्टी थी। ये आपकी पार्टी का काला अध्याय है। देश के सिखों को मारने वाली आपकी पार्टी मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री अपने चौकीदार कहते थे। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कोई रिपोर्ट बनी तो उस रिपोर्ट की कुछ बुनियाद जरूर होगी, और सरकार अगर इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रही है तो सरकार अब इसके लिए इसके खिलाफ कदम क्या कुछ उठाएगी? सरकार को जरूर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर कहती है सबका साथ सबका विकास और इसी पर सरकार भरोसा करती है, तो अगर इस तरह की रिपोर्ट आती है तो अकलियतों में, मुसलमानों में बेचैनी जरूर पैदा होती है, और इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को इसका नोटिस जरूर लेना चाहिए कि आखिर इस तरह की रिपोर्टें कहां से और क्यों बनती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी साहब, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, मशकूर अहमद उस्मानी साहब और डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।